नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम देश की हकीकत में। आज बात करने वाले हैं मायावती और स्वामी प्रसाद मौर्य की। जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुशीनगर सीट पर अपना आपको उम्मीदवार बनाकर कहीं ना कहीं हड़कंप मचा दिया। ऐसे में माना जा रहा था कि वो मायावती के साथ गठबंधन में जा सकते हैं और मायावती को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हुए नजर आ सकते हैं। अब इधर मायावती ने आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य भी उनसे छिटकते हुए नजर आए। लेकिन अब क्या जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने बहराइच सीट पर कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया है, तो क्या आने वाले दिनों में वो मायावती को या किसी सीट पर मायावती को समर्थन देते हुए नजर आएंगे या नहीं? इन सभी बातों पर चर्चा आज करेंगे और इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दिनेश मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि मायावती और स्वामी प्रसाद मौर्य का अगर साथ होता तो आपको क्या लगता था दिनेश की यूपी की राजनीति में किस तरीके के समीकरण बनते हुए नजर आ सकते थे? देखिए, यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो है सवाल आपने पूछा है कि मायावती और स्वामी प्रसाद मौर्य का साथ होता तो कितना यहाँ पर जो है ये गठबंधन मजबूत हो पाता। देखिए, जिस तरीके से माही लगातार मायावती अकेले चुनाव लड़ने का यहाँ पर संकल्प लिए हुए हैं और आगामी रणनीतियों को तैयार कर रही हैं। हमने पिछले वक्त में देखा है कि मायावती कहीं ना कहीं तमाम राजनीतिक दलों के साथ पहले गठबंधन की बातें करती हैं, फिर अकेले चुनाव लड़ने की बात करती हैं। और उत्तर प्रदेश की राजनीति की विशेष तौर पर बात करें तो मायावती बहुत कम ऐसी बार देखी गई है कि अपने फैसलों से वो पलटती हुई नजर आए। उन्होंने 15 जनवरी अपने जन्म दिवस के अवसर पर ये ऐलान कर दिया था कि अकेले पार्टी चुनाव लड़ेगी और तमाम सीटों पर अकेले चुनाव लड़ा जा रहा है। लेकिन कमजोर दिखाई दे रही है बीएसपी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि विधानसभा चुनाव की जो गैर मौजूदगी थी मायावती के लोगों के बीच में, वहां से कोर वोट बैंक यहां से छिटकता हुआ नजर आया और उस कोर वोट बैंक का छिटकने का यहां पर कहीं ना कहीं नुकसान मायावती को झेलना पड़ा। इसीलिए 2024 के लोकसभा चुनाव में सक्रिय भूमिका में है और लगातार जो है चुनावी जन प्रचार कर रही हैं, रैलियां कर रही हैं। भतीजे आकाश आनंद को भी चुनावी मैदान में उतार दिया है, वो भी अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य भी उन्हीं की कहीं ना कहीं तरीके की राजनीति करते हैं और उसी तरीके से बयान देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन एक अच्छा हो सकता था यदि मायावती पहले इस तैयारी को पूर्ण कर लेती। अपने बहराइच सीट की बात की, जहां पर कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने की बात यहाँ से स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा की गई है। और यहाँ ये पहला वाकया नहीं है कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने की बातें कही हो। तमाम बार वो इंडिया गठबंधन का सहयोगी दल अपनी पार्टी को होने का दावा करते रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव हो या फिर राहुल गांधी हो, उनके द्वारा यहाँ पर कोई साझा बयान नहीं दिया गया है। ना कांग्रेस पार्टी के द्वारा कोई इस तरीके की जो है विज्ञप्ति अधिसूचना जारी की गई है जिसके आधार पर ये जो है साफ किया जा सके कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे दिया। हालांकि इस आधार पर वो दे रहे होंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान वापस निकल करके और समाजवादी पार्टी में आए थे और शायद बीजेपी ने अभी जो संघमित्रा मौर्य का टिकट काटा है वो दुख उनको यहाँ पर सता रहा होगा, इसलिए कहीं ना कहीं कांग्रेस को समर्थन देने की बात कर रहे हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य आने वाले वक्त में खेल जरूर बिगाड़ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जी बिल्कुल। ऐसे में यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण सवाल उठकर खड़ा हो जाता है कि अगर संघमित्रा मौर्य भी बीजेपी से जो सांसद थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं बीजेपी ने इस बार उनका टिकट काट दिया है, तो आपको नहीं लगता दिनेश कि इस बार वो मायावती का रुख कर सकती है या स्वामी प्रसाद मौर्य चाहेंगे कि मायावती के साथ अगर वो नहीं गए तो उनकी बेटी ही सही? तो ऐसे में अगर संघमित्रा मौर्य जाती हैं मायावती के साथ, तो आपको नहीं लगता कि मायावती को उससे थोड़ा फायदा देखने को मिल सकता है दलित वर्ग के साथ खास तौर पर? हाँ, देखिए माही, इसमें भी दो पहलू हैं। संघमित्रा मौर्य भारतीय जनता पार्टी के साथ अभी इसलिए जुड़ी हुई है क्योंकि लोकसभा चुनाव में आप देखेंगे कि ऐसा वक्त आता है या विधानसभा के चुनाव हो कि जब पार्टी के कई नेताओं का टिकट कटता है। हमने हिसार की हरियाणा की बात की, हमने यहाँ पर राजस्थान में देखा कि जिनका भी टिकट भारतीय जनता पार्टी के द्वारा काटा गया वो दूसरे पक्ष में शामिल हो जाते हैं, टिकट ले आते हैं, चुनाव लड़ते हैं। जीत दर्ज करना या ना करना ये आगे का पहलू है। लेकिन यहाँ पर संघमित्रा मौर्य को मेरे ख्याल से इस चीज का अंदाज है कि विधानसभा के चुनाव में उनको टिकट मिल सकता है। 2027 तक उनको इंतजार करना होगा और ऐसे में संघमित्रा मौर्य एक बार तो भावुक नजर आई, खुले मन से यहाँ पर जिस तरीके से अपनी जो भावुकता को यहाँ छलकाती हुई नजर आई कि
टिकट कटने से उनको काफी गहरा आघात पहुंचा है, लेकिन फिर कहीं ना कहीं उन्होंने पुनर्विचार किया इस चीज पर और बीजेपी के साथ बने रहना ही एक उचित कदम समझा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों से मजबूत पार्टी के रूप में यहाँ राज कर रही है, शासन कर रही है। ऐसे में हो सकता है कि आगामी वक्त में यदि बीजेपी फिर से विधानसभा चुनाव के दौरान यहाँ संघमित्रा मौर्य को दरकिनार करती नजर आए तो उनकी पार्टी में एंट्री कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो बीजेपी पार्टी में एंट्री कर सकती है। लेकिन यहाँ पर अगर बात किया जाए स्वामी प्रसाद मौर्य और मायावती की, जिस तरीके से इन्होंने दलित वर्ग का पूरा समीकरण बनाया है, ऐसे में कहा जा सकता है कि दिनेश कितना वोट स्वामी प्रसाद मौर्य या फिर अनुप्रिया पटेल, पल्लवी पटेल या तमाम जितने छोटे वर्ग के नेता हैं वो कितना एक दूसरे का वो वोट काटते हुए नजर आएंगे और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य, मैंने पहले भी कहा कि एक ऐसे फैक्टर के रूप में काम करेंगे। पूर्वांचल की राजनीति की विशेष तौर पर बात करें तो वहां पर मौर्य वोट बैंक जो है वो मजबूत वोट बैंक के रूप में काम कर रहा है। और यहाँ समाजवादी पार्टी की बात कर ली जाए या बहुजन समाज पार्टी की बात कर ली जाए, दोनों का प्रदर्शन औसत स्तर का रहा है। देखा जाए तो फूलपुर सीट की विशेष तौर पर बात करें, वहां पर एक ऐसा कॉम्बिनेशन देखने को मिला जहां कांग्रेस पार्टी भी निर्णायक भूमिका में आ जाती है, लेकिन मौर्य वोट बैंक वहां भी काफी अच्छी खासी तादाद में पाया जाता है। तो इसका पूरा लाभ उठाने की यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा कोशिशें हैं। पूर्वांचल की राजनीति में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी दोनों दलों के बजाय मजबूत नजर आती है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल से आते हैं और योगी आदित्यनाथ का प्रभाव पूर्वांचल में देखने को मिलता भी रहता है। लेकिन ऐसे में देखना ये होगा कि अब जो लोकसभा का चुनाव है यहाँ पर किस तरीके का राजनीतिक समीकरण बैठा पाएंगे समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, मायावती और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेता, क्योंकि बीजेपी वहां पर मौजूद है। और यहाँ पर यदि अधिक प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरते हैं, पल्लवी पटेल का भी जिक्र मैं थोड़ा सा यहाँ पर करना चाहूंगा क्योंकि वो भी पूर्वांचल की राजनीति में सक्रिय है। यदि वो भी अलग चुनाव लड़ती हुई यहाँ पर जो नजर आ रही है वो यहाँ वोट बैंक को प्रभावित कर सकती हैं और ऐसे में विपक्षी दलों को झटका लगते हुए भाजपा को फायदा हो सकता है। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो सकता है। नहीं तो आप देखेंगे तमाम, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे ओवैसी हो, पल्लवी पटेल, अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, तमाम ऐसे छोटे नेता हैं जो कहीं ना कहीं अपने वर्ग को साधने के लिए इन लोगों को मैदान में उतारा है। अलग अलग पार्टियों ने अलग अलग प्रत्याशियों को, तो ऐसे में ये जो पूरा समीकरण कहीं ना कहीं बिगाड़ते हुए नजर आएंगे और जाहिर तौर पर इसका जो फायदा है वो भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ नजर आएगा। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से मायावती का ऑफर ठुकरा दिया या मायावती ने स्वामी प्रसाद मौर्य को अपनी टीम में लेने से मना कर दिया, क्या ऐसी बातें हुई कि जिसके बाद ये पूरा गठबंधन टूटता हुआ नजर आया? नहीं तो माना जा रहा था कि इन दोनों का गठबंधन हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन कुशीनगर सीट पर दोनों की जो लड़ाई है वो टक्कर की है। अगर मायावती जीतती है तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य का साथ लेते हुए नजर आएंगी या स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं ना कहीं मायावती का साथ लेते हुए जरूर नजर आ सकते हैं? आप बताइएगा कि किस तरीके से अगर दोनों साथ आते हैं तो ये पूरा समीकरण बनता हुआ नजर आएगा। क्या मायावती अगर चंद्रशेखर आजाद, स्वामी प्रसाद मौर्य और आकाश आनंद को साथ में लेकर चलती हैं तो मायावती की जो पार्टी है फिर से उभर कर कितना सामने आ सकती है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।